हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज इन इंडिया के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली वीडियो जो है मैं फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं क्योंकि इसका जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी, तो इसलिए मैं ये फिर से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। जो बाकी 3 पार्ट्स है इस 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज ऑन टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज इन इंडिया की, तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बाकी 3 वीडियोज़, या वीडियो के एंड पे आप वो 3 पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे है वो है, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो किस साल में पास किया गया? तो वो 1961 में पास किया गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो यहाँ का इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है, तो वो कब फोर्स में आया, वो कब लागू हो गया इंडिया में? तो वो हो गया लागू 1 अप्रैल 1962। 1961 में एक्ट पास हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हो गया? 1962 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया। इनकम टैक्स एक्ट इज ए इनकम टैक्स क्या चीज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, इनकम टैक्स आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, इनकम टैक्स की जो रेट होती है कितना किस सेक्टर पे कितना होगा, किन लोगों को कितना होगा, कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो कितना इनकम टैक्स होगा, कंपनीज पे कितना होगा, इंडिविजुअल्स पे कितना होगा। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है या 10 लाख है, 20 लाख है, तो आपका इनकम टैक्स क्या होना चाहिए? तो ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ होता है? तो ये फाइनेंस एक्ट में मेंशन किया होता है। फाइनेंस एक्ट आपको पता होगा, फाइनेंस एक्ट हर साल जो बजट आता है, बजट आने से पहले फर्स्ट फरवरी हर साल इंडिया में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो फिर जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाती है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है उस साल के लिए। फॉर एग्जांपल इस साल का जो फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2021-2022, यानी वो जो फाइनेंस एक्ट है लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2000। फॉर एग्जांपल इस साल का लागू हो गया 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया, और कब तक चलेगा? वो 31 मार्च 2022 तक वो चलेगा। तो इस तरह से ये जो इनकम टैक्स की रेट्स होती है कहाँ पे फिक्स होती है? फाइनेंस एक्ट में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद इनकम टैक्स एक्ट में ये मैंशन किया हुआ है। तो एक्चुअली ये जो रेट्स होती हैं फिक्स की जाती है हर साल, किसी साल में चेंज की जाती है, अक्सर ये अनचेंज रहती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए चेंज होता है। तो वो कहाँ पे दिखाया जाता है? फाइनेंस एक्ट में। देयर और डैश डैश हेड्स ऑफ इनकम। तो कितनी हेड्स ऑफ इनकम होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? इंडिया में इनकम की कितने हेड्स होते हैं? इनकम की जो हेड्स है वो है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से ये जो है इनकम के हेड्स होते हैं वो है, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ है कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो ऊपर मेंशन है। फॉर एग्जांपल जो सैलरी में नहीं आएगा, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन उसमें नहीं आएगा, कैपिटल गेन्स में नहीं आ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा? 5th हेड में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, ए पर्सन विद द एज ऑफ डैश डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज द सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कितनी एज होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे कि ये सुपर सीनियर सिटीजन है? तो सुपर सीनियर सिटीजन हम कहेंगे उसको जिसकी एज होगी 80 या 80 से ज़्यादा। 80 या 80 से ज़्यादा अगर किसी की एज है तो उसको हम कहेंगे किस कैटेगरी में डालेंगे? उसको हम डालेंगे सुपर सीनियर इंडिविजुअल में, सुपर सीनियर कैटेगरी में उसको डालेंगे। और अगर एज है 60 या 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो उसको डालेंगे हम किस कैटेगरी में? सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में। मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम इज, तो मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता है तो वो है 2,50,000। 2,50,000, तो वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। अगर इनकम फ्रॉम 5 हेड्स जो मेंशन किए गए हैं उनमें से अगर आपकी एग्रीगेट इनकम जो बन जाती है वो है 2,50,000 से कम, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। रिबेट ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। तो इनकम पे जो रिबेट मिल जाता है, यानी अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी इनकम, आपका कुछ टैक्स बनता है, कुछ मिनिमम अमाउंट बन जाता है, तो उस पे आपको टैक्स नहीं लग जाता है। यहाँ पे एक्चुअली है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख तक है तो आपको टैक्स बन जाता है, वो बन जाता है 12,500। लेकिन अगर आपकी इनकम है 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स है वो बन जाएगा 12,500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा? फिर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो टैक्स का जो बिल बन जाता है वो बन जाता है 12,500, यानी आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख है या 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो आपको वो माफ़ किया जाता है। तो इस तरह से ये रिबेट किस सेक्शन में मेंशन है? तो रिबेट है 87A। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो ये जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसमें इसका जो आंसर था वो गलत दिखाया गया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद, तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 में हम एसेस करेंगे कि इसको जो पिछला साल था, जो प्रीवियस ईयर था 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो ईयर हो गया, तो वो हो गया क्या, प्रीवियस ईयर, या उससे कम भी हो सकता है, ये 12 महीने भी हो सकता है या 12 महीने। असेसमेंट, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम डैश डैश एवरी ईयर। तो असेसमेंट ईयर कब शुरू हो जाता है, असेसमेंट ईयर हर बार शुरू हो जाता है कहाँ से, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। इस साल का असेसमेंट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया, और कब तक चलेगा, 31 मार्च 2022 तक ये असेसमेंट ईयर चलेगा। तो इस तरह से ये जो असेसमेंट ईयर होता है वो हर बार कितना होता है, 12 मंथ्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द इनकम अर्नड इन द ईयर इज टैक्सड इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड एज। तो अगर हम उसी साल में इनकम भी अर्न करते हैं और उसी साल उस पर टैक्स भी लगाया जाता है, उसी साल उस पर टैक्स भी हम देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड असेसमेंट। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड असेसमेंट। सरचार्ज इज लेविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स। तो सरचार्ज कब लेवी किया जाता है, जब टोटल इनकम जो एक्सीड हो जाती है वो 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए ये डिफरेंट है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स की इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, वो तो उनको 10% सरचार्ज देना पड़ता है, तो उन पर 10% सरचार्ज लगता है। बाकी जो फॉरेन कंपनीज है या लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह है या फर्म्स है, तो उनका जो टर्नओवर अगर है, या डोमेस्टिक कंपनीज है, तो उनका जो अगर टर्नओवर है कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको देना पड़ता है सरचार्ज, उनको देना पड़ता है टैक्स पे टैक्स लग जाता है उनको, यानी सरचार्ज देना पड़ता है। एजुकेशनल सेस इज चार्जड एट द रेट ऑफ। तो एजुकेशनल सेस, एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स टैक्स में जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, तो उसमें से कुछ मुख्तस रखना चाहती है, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए रखा जाता है, या सैनिटेशन के लिए रखा जाता है, या स्वच्छ भारत मिशन के लिए रखा जाता है। तो ये जो सेस होता है ये कितना रखा जाता है, इसी टैक्स में से कुछ अमाउंट रखा जाता है, कुछ परसेंटेज रखा जाता है। तो एजुकेशनल सेस कितना है, वो है 4%। एज पर इनकम टैक्स एक्ट पेंशन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इनकम टैक्स में डिफाइन किया जाता है, पर्सन में क्या आ जाता है, इंडिविजुअल आता है, HUF आ जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या लोकल अथॉरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो पर्सन है उसमें ये सभी इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल भी, HUF भी, लोकल अथॉरिटी भी। तो CBDT स्टैंड्स फॉर, CBDT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो आपको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से CBDT इज कंट्रोल्ड बाय, CBDT को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या दोनों कंट्रोल करते हैं। तो CBDT को कंट्रोल करता है कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर एक इंडिविजुअल को बनना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके लिए होनी चाहिए बोथ बेसिक कंडीशंस एंड वन एडिशनल कंडीशन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो बेसिक कंडीशंस होती है एक रेजिडेंट के लिए, वो ये है कि उसने पिछले साल में 182 दिन 182 या 182 से ज़्यादा दिन इंडिया में गुजारे हैं, तो उसको हम रेजिडेंट कहते हैं। या एक और बेसिक कंडीशन है, उसने, एक बंदे ने 60 से लेके 182 डेज इंडिया में गुजारे हैं, 60 से लेके 182 डेज इंडिया में गुजारे हैं इन लास्ट 4 ईयर्स, एंड और उसने 365 डेज, अगर उसने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में 60 टू 182 डेज गुजारे हैं इंडिया में, लेकिन फिर हम देखेंगे कि पिछले 4 साल में अगर उसने 365 डेज इंडिया में गुजारे हैं, तो उसको हम रेजिडेंट कहते हैं। लेकिन अब एक और बात हो गई कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको कहेंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करे, या 182 से ज़्यादा दिन इंडिया में रहा हो पिछले साल में, या 182 से लेके 60 से लेके 182 दिन इंडिया में रहा है, और पिछले 4 साल में 365 डेज उसने इंडिया में गुजारे हैं, यानी 4 साल में 1 साल उसने इंडिया में गुजारा है इन एग्रीगेट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक साल में 10 दिन गुजारे हैं, दूसरे साल में 10 महीने गुजारे हैं, तीसरे साल में कुछ और टाइम पीरियड गुजारा है, तो टोटल बनना चाहिए 365 डेज या मोर। और उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एक और कंडीशन है, वो क्या है, इन लास्ट 10 ईयर्स वो पिछले 10 साल में किसी एक वक्त वो यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए फॉर टू टाइम्स 10 साल में 2 बार उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मिल गया, अगर उसको मिला है पिछले 10 साल में, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं। या इन लास्ट 7 ईयर्स पर्सन लिव्ड इन इंडिया फॉर 730 डेज, या लास्ट 7 ईयर्स में, और लास्ट के जो 7 ईयर्स है, 7 सालों में, पिछले 7 सालों में उसने 730 डेज इंडिया में गुजारे हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए 1 बेसिक कंडीशन, यानी या तो 182 दिन या उससे ज़्यादा यहाँ पे गुजारे होंगे, या 60 से लेके 182 डेज, और पिछले 4 साल में 365 डेज उसने इंडिया में गुजारे हैं। इन 2 कंडीशन में एक कंडीशन, और फिर जो नीचे कंडीशन है
वो दोनों कंडीशंस, यानी 10 साल में 2 बार इंडिया का रेजिडेंट बना है और 7 साल में उसने 730 डेज यहाँ पे गुजारे हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशंस। अगर 60 से कम दिन गुजारे हैं किसी इंसान ने इंडिया में, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं। ए कंपनी हैज डाइजेस्ट टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, या तो एक कंपनी को हम रेजिडेंट कहते हैं या तो नॉन रेजिडेंट कहते हैं। एक कंपनी रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट। अगर किसी कंपनी का फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में उसके जो ऑपरेशंस वगैरह हैं सभी वो इंडिया से चलाए गए हैं, तो वो रेजिडेंट कंपनी बन जाती है। अगर उसकी कंपनी का जो हिसाब किताब है बाकी बाहर किसी मुल्क से चलाया गया है, किसी दूसरी कंट्री से चलाए गए हैं, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में डाल देंगे। ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट डैश डेज टू बिकम ए रेजिडेंट। एक इंडियन सिटीजन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अगर वो बाहर गया है तो इंडिया में उसको रेजिडेंशियल स्टेटस कब मिल सकता है? अगर वो 182 डेज यहाँ पे उसने गुजारे हैं, 182 या 182 से ज़्यादा अगर उसने यहाँ पे गुजारे हैं, तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। हु इज़ एसएससी इन केस ऑफ IUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एसएससी किसको कहते हैं? यानी उस पर टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाई जा सकती हैं। उसको CBDT ये कह सकता है कि आपको टैक्स देना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बहुत सारे पर्सन होते हैं, तो सबको तो CBDT पकड़ नहीं सकता है। तो उसमें से IUF में से किसको पकड़ेगा? CBDT किसके खिलाफ केस करेगा? जो करता होता है। तो इसमें क्या है? करता जो होता है वही एसएससी होता है, यानी उसी पे टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है पूरी फैमिली की, यानी वो हेड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इन टर्म्स ऑफ एज पर इनकम टैक्स लॉ। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज, जो डिविडेंड इंडियन कंपनीज दे देती हैं तो उस वो क्या वो टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्सेबल है, फुली एग्जेम्प्टेड है? तो डिविडेंड जो एक इंडियन कंपनी दे देती है तो उस पर पूरी तौर पर टैक्स लगाया जाता है, उस पर पूरी तौर पर टैक्स लगाया जाता है। एक्चुअली ये एग्जेम्प्टेड था कुछ हद तक, लेकिन अब उसको चेंज किया गया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कंपनी इज नॉट लाइबल बट शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फॉर मोर डिटेल्स। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपको जो PDF है वो वहाँ पे बाकी जो डिटेल्स है वो आपको मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा ही यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। तो डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज फुली टैक्सेबल। अब ये फुली टैक्सेबल बन गया है। पहले ये एग्जेम्प्टेड या पार्शियली टैक्सेबल था, लेकिन अब ये फुली टैक्सेबल है। क्यों? और शेयर होल्डर्स जिनको ये डिविडेंड मिल जाता है वही उन्हीं को इस पर टैक्स दे देना है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज डैश डिडक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज डैश डिडक्शन इज डैश एज डिडक्शन। तो एक्सपेंडिचर जो इनकम पे इनकर्ड किया जाता है जिस पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, अगर आपकी इनकम किसी सोर्स से ऐसे सोर्स से है जिस पे आपको टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है, तो आपने जो उस पर एक्सपेंडिचर किया है तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, उस पर फुली टैक्स, तो उस पर क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज, तो उस पर डिडक्शन अलाउड नहीं है। ऑप्शन इज डैश एज डिडक्शन, तो उस पर डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स और स्टेटेड इन द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जो एग्जेम्पशन है किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं या हॉस्टल वगैरह का फीस है, हॉस्टल चार्जेस है, तो उस पर जो है जो खर्चा आ जाता है तो उस पर थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाती है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो वो कहाँ पे मेंशन किया गया है? वो सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है। डिडक्शन एग्जेम्पशन, इनकम एग्जेम्पशन के बारे में बताया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी कहाँ पे मेंशन किया गया है? 15 to 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। तो सैलरी कहाँ पे डिफाइन की गई है? 17(1), यानी 17 सबसेक्शन 1 उसमें डिफाइन की गई है सैलरी इनकम टैक्स एक्ट। व्हेन URPF यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड द बैलेंस सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसकी जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं? तो वो ट्रांसफर की जाती है ट्रांसफरेंस बैलेंस। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड बैलेंस। बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज, जो बोनस पे करता है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, तो उस पे क्या है? वो फुली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्सेबल है या फुली एग्जेम्प्टेड है? तो ये जो बोनस पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को, तो वो फुली टैक्सेबल है, तो उस पर टैक्स लग जाता है। उस एम्प्लॉई को, जो एम्प्लॉयर है उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन जिसने हासिल की है वो इनकम, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ग्रेट्युटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। तो ग्रेट्युटी किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? ग्रेट्युटी डिफाइन की गई है इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में डिफाइन की गई है। तो ये ग्रेट्युटी क्या चीज़ है? ग्रेट्युटी एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ को दे देता है जब उन्होंने मिनिमम 5 years किसी कंपनी में गुजारे हैं। तो फिर सेटिस्फाई होके जो एम्प्लॉयर होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस से, उनके काम से, या एट द एंड ऑफ देयर सर्विस तो उनको रिटायरमेंट के पहले ही दे देता है। तो ये जो उनको अमाउंट दिया जाता है तो उसको हम ग्रेट्युटी कहते हैं। ग्रेट्युटी इज लमसम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, यानी उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनकी सर्विस के लिए, तो जो उन्होंने कंपनी को दी है। तो
हाउएवर एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेचुटी अमाउंट ओनली आफ्टर द कंपनी, तो ये जो ग्रेचुटी है तो एलिजिबल कब हो जाता है एक एम्प्लॉय, तो जब उसने मिनिमम 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स कंपनी में गुजारे हैं तो फिर उसको ये ग्रेचुटी मिल जाती है। द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज, तो इनकम टैक्स के लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड, तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉइज को जो क्या देता है, कुछ एडिशनल अमाउंट दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम अलाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस रेंटल अलाउंस होता है, हेल्थ अलाउंस होता है, या बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, या बाकी चीज़ें होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलाउंस। HRA हाउस रेंटल अलाउंस इज, हाउस रेंटल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, या फुली एग्जेम्प्टेड है, तो हाउस रेंटल अलाउंस इज पार्टली टैक्सेबल। हाउस रेंटल अलाउंस ये डिपेंड कर लेता है कि आपका हाउस रेंटल अलाउंस कितना दिए आपको मिलता है, तो उसी के हिसाब से ये इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया जाता है, किया गया है कि आपका जो हाउस रेंटल अलाउंस है कितना बनता है, तो उस पर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये पार्टली टैक्सेबल होता है। रूल डैश डैश एक्सप्लेन्स द टैक्सेशन ऑफ हाउस रेंटल अलाउंस, कौन सा रूल हाउस रेंटल अलाउंस का जो टैक्स होता है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 2A। रूल 2A defines the taxation of house rental allowance. Agriculture income in India is accessible for, तो एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया में होती है वो एसेसिबल किस पे होती है, वो रेजिडेंट्स के लिए, यानी अगर कभी भी एग्रीकल्चर पे, हालांकि यहाँ पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर लगाना चाहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स लगा सकती हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये जो इसके लिए एसएससी हो, इसके जो एसएससी होंगे वो रेजिडेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रहेंगे तो वही तो काश्तकारी करेंगे, तो वो रेजिडेंट्स पे लागू हो जाएगा, रेजिडेंट्स एसएससी होंगे। इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस, हाउस रेंटल अलाउंस इज, तो अगर एसएससी जिसको टैक्स देना होगा, जिस पे टैक्स लायबिलिटी होती है, तो वो अपने ही मकान में रहता है, तो वो हाउस रेंटल अलाउंस भी उसको मिलता है, तो उसको ये जो हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा तो वो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर एक बंदा अपने घर में रहता है, हाउस रेंटल अलाउंस उसको ऊपर से ही मिलता है, तो उसको हाउस रेंटल अलाउंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसका जो हाउस रेंटल अलाउंस है वो सैलरी में ही इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो सैलरी में ही इंक्लूड होने से उसको उसका जो इनकम हो जाएगा, उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, तो इसका जो हाउस रेंटल अलाउंस है उस पर पूरी तरह से टैक्स लग जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज ए डिडक्शन एज पर सेक्शन, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है रिक्रिएशन के लिए, तो वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर एंटरटेनमेंट अलाउंस पे किसी हद तक टैक्स नहीं लगता है, तो उस पर डिडक्शन अलाउड है, तो वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, इन सेक्शन 16 सेकंड। any allowance granted by the encouraging research academic and other professional pursuits is called, जो allowance एम्प्लॉइज को मिल जाता है किसके लिए, रिसर्च के लिए या एकेडमिक पर्पज या अदर प्रोफेशनल परस्यूट्स के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एकेडमिक अलाउंस, उसको बोलते हैं एकेडमिक अलाउंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल अलाउंस होता है वो उस पर एग्जेम्पशन दी जाती है, एसएससीज को उस पर एग्जेम्पशन होती है, जिनको भी टैक्स देना होता है, तो वो अगर कहेंगे कि हमारा एक बच्चा पढ़ता है या हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको एग्जेम्पशन दी जाती है अप टू ₹100, अप टू ₹100 उनको पर मंथ उस पर एग्जेम्पशन दी जाती है। अगर उनका टैक्स वगैरह बन जाता है तो उसको ₹100 की छूट मिल जाती है टैक्स में। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, जो इसी तरह से चिल्ड्रन का जो हॉस्टल अलाउंस होता है तो उस पर भी एग्जेम्पशन मिल जाती है लोगों को, तो वो कितना हो जाता है, वो है ₹300। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ₹300 पर मंथ 2 चाइल्ड्स के लिए अलाउंस, चाइल्ड हॉस्टल अलाउंस, वो उस पर एग्जेम्पशन हासिल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड अप टू, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को दे देता है तो उस पर भी एग्जेम्पशन अलाउड है, तो वो किस हद तक अलाउड है, ₹1600 पर मंथ उस पर अलाउड है। फॉरेन अलाउंस इज, फॉरेन अलाउंस जो इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, हाई कमीशंस में काम करते हैं, बाहर के मिशंस में काम करते हैं, तो उनको जो अलाउंस हासिल होता है तो उसको हम फॉरेन अलाउंस कहते हैं। तो फॉरेन अलाउंस जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे देता है, तो उस पर फुली एग्जेम्प्टेड है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम और एग्जेम्प्टेड, तो इसमें से कौन सी इनकम ऐसी है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो है, अभी हमने पढ़ा कि फॉरेन अलाउंस पे कोई नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, उस पर एग्जेम्पशन अलाउड है। एजुकेशनल अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर, एजुकेशनल अलाउंस जो होता है जिन एसएससीज को ये मिल जाता है एजुकेशनल अलाउंस, तो जिन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है, अगर वो कहेंगे कि हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो उनको 2 बच्चों के लिए एजुकेशनल अलाउंस अलाउड है। इन 2021 इंडिया गवर्नमेंट इम्पोज्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, अगर मैं आपको कहूँगा कि ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस जो इसका डिलीटेड पार्ट था इस वीडियो का, जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें ये नहीं इंक्लूड किया गया था, तो इसमें मैंने इंक्लूड किया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो 2021 के जो बजट में इंडिया गवर्नमेंट ने, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है लेडी है, तो उसने जो प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाउ मच सेस ऑन एप्पल इम्पोर्ट्स, जो
एप्पल प्रोड्यूसर्स थे मोस्टली कश्मीर वैली के या हिमाचल के, तो उनमें बहुत ज़्यादा तशवीश हो गया था कि शायद एप्पल्स पे टैक्स लग जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि टैक्स लगाया गया किन चीज़ों पे। टैक्स एक्चुअली लगाया नहीं गया है, तो इस पे सेस लगाया गया है। इसको इसमें जो दूसरा टैक्स लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी इस पे लग जाता था। जो बाहर से जो एप्पल्स यहाँ पे आ जाते थे, तो उन पे कस्टम ड्यूटी लग जाता है अराउंड 50% के करीब। तो उसी में से उसी को दो हिस्से कर दिए गए, तो उसमें से जो 35% है उसको सेस कहा गया कि ये जो 35% इसमें से चला जाएगा, कि इसमें वो जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये सेस लगाया गया एप्पल इम्पोर्ट्स पे। और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया है, ये हम अभी जानेंगे। तो इस तरह से 35% जो सेस लगाया गया है किस पे, एप्पल इम्पोर्ट्स पे। ये स्टीव जॉब्स वाला एप्पल नहीं है, एप्पल आईफोन वाला नहीं है, ये एप्पल्स है जो हम खाते हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन सर्टन आइटम्स इन अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस इम्पोज किया गया सर्टन कुछ चीज़ों पे, कुछ कमोडिटीज़ पे। तो इस तरह से उसमें कुछ कमोडिटीज़ है पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल पे कितना लगाया गया पर लीटर, और डीजल पे कितना लगाया गया। ऑप्शन है 2.5 एंड 4 रुपीज़ पर लीटर, 4 and 2.5 on petrol and diesel respectively, 4 and 4 on petrol and diesel respectively, या 3 रुपीज़ डीजल पेट्रोल पे लगाया गया, या 4 रुपीज़ डीजल पे लगाया गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बन जाता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.5 रुपीज़ लगाए गए हैं पर लीटर ऑफ पेट्रोल पे सेस, और क्या है, और 4 रुपीज़ लगाए गए हैं डीजल पे। पर लीटर डीजल पे आपको जो टैक्स दे देते हैं, तो उसमें से 4 रुपीज़ कहाँ पे चला जाएगा, अब वो जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसी में चला जाएगा, यानी यही किस्म का ये सेस है। Who among the following may be not ordinary resident? इसमें से कौन सा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन हो सकता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इसमें से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी में आ सकता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आ सकता है। कंपनीज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगरी में आ सकता है। फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड्स सैलरीज। तो सैलरीज में कौन सी चीज़ नहीं आ जाएगा? कमीशन रिसीव्ड बाय ए फुल टाइम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को जो फुल टाइम डायरेक्टर है उसको जो कमीशन मिल जाता है, वो सैलरी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। रिन्यूमरेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, रिन्यूमरेशन एक फर्म के जो पार्टनर को मिल जाता है, तो उसको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? तीसरा ऑप्शन क्या है? अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई, अलाउंस जो एम्प्लॉइज रिसीव करते हैं। फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉई, तो इसमें क्या है? रिन्यूमरेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, जो रिन्यूमरेशन फॉर एग्जांपल प्रॉफिट गेन सैलरीज वगैरह जो एक पार्टनर को मिल जाता है, तो वो इंक्लूड नहीं हो जाता है, सैलरी में इंक्लूड नहीं हो जाएगा, वो डिफरेंट हेड ऑफ इनकम में चला जाएगा। Remuneration which is allowed as expense in the hands of partnership firm will be taxable in the hands of receiving partner as an income from business or profession। तो ये किस हेड में चला जाएगा? तो इस तरह से ये आ जाएगा किस हेड में? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन, इसी हेड में आ जाएगा, बल्कि सैलरीज के हेड में ये नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन यही है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द। प्रीवियस ईयर हम किसको कहते हैं? प्रीवियस ईयर हम उस ईयर को कहते हैं जो असेसमेंट ईयर से पहले आया हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी 2021 में है, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है पहले ही 10 साल हो गए या 20 साल हो गए या कुछ महीने या 10 महीने हो गए, यानी हमने 2020 के दिसंबर में स्टार्ट किया या नवंबर में स्टार्ट किया या मई में स्टार्ट किया या अगस्त में स्टार्ट किया, 2020 के अगस्त में स्टार्ट किया हमने बिजनेस, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो अगस्त से लेके 31 मार्च 2020 तक बन जाएगा। और हमारा असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया 31 मार्च 2022 तक हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा। असेसमेंट ईयर हर बार होता है कितने महीनों का? 12 मंथ्स का होता है, जिसमें हम एसेस कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है या 12 से कम का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट किया 10 मार्च को, 10 मार्च से लेके आपका 31 मार्च तक कितना बन जाता है? 21 डेज बन जाते हैं 31 मार्च तक आपके, तो आपका प्रीवियस ईयर कुछ दिनों का भी हो सकता है, महीनों का भी हो सकता है, या एक ईयर का भी हो सकता है। ग्रेट्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉईज, तो ग्रेजुटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है, तो वो क्या होती है? फुली एग्जेम्प्टेड होती है, पार्टली एग्जेम्प्टेड होती है, फुली टैक्सेबल होती है। तो ये पार्टली एग्जेम्प्टेड होती है। ग्रेजुटी जो लोगों को मिल जाती है, तो ये पार्टली एग्जेम्प्टेड होती है, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड नहीं होती है टैक्स में, इस पर टैक्स लग जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, या आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इतना वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना जान लीजिए कि ग्रेजुटी जो एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है वो पार्टली एग्जेम्प्टेड होती है, पार्टली एग्जेम्प्टेड
कैटेगरी में आ जाती है, पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड नहीं है, इस पर टैक्स लग जाता है, किसी हद तक लग जाता है। द पीरियडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पोस्ट सर्विसेज नोन एज, अगर एम्प्लॉइज़ को फॉर एग्जांपल जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पीरियडिकली फॉर एग्जांपल मंथ्स के बाद या हाफ ईयरली या क्वार्टरली उनको जो पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो सर्विस दी है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए थैंक यू के तौर पे उनको पूरी उम्र उनको मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेंशन कहते हैं। इस तरह से हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है इस सेशन का वो है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर occurred in India or outside India, the tax incidence in case of resident is the tax incurred in case of resident is taxable as per slabs, exempted from the tax, partly exempted, none of the income received in India whether it is earned in India or outside India, tax incidence in case of resident is taxable। यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपने इनकम अर्न की है, चाहे आपने बाहर से इनकम अर्न की है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दे देते हैं बाहर के लोगों को, अगर आप इंडिया में रह के लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या कोई सर्विस दे रेंडर कर रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की, तो ये जो आप सर्विस दे रहे हैं बाहर के लोगों को इंडिया में, तो आपको जो पेमेंट कर रहे हैं बाहर के लोग कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स लग जाएगा क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। तो इस तरह से इस पे टैक्सेबल एज पर स्लैब, जो स्लैब्स दी गई है इनकम टैक्स में। तो इस तरह से ये हो गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और बाकी के जो 150 एमसीक्यूज है 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों वीडियोज़ की लिंक्स डालूंगा, और वीडियो के एंड पे आप वो एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं वो तीनों वीडियोज़ जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तीनों वीडियोज़ में 50, 50 एंड 50। तो इस तरह से ये 200 एमसीक्यू वाली सीरीज बन जाती है। और अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है उसका लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको सेव कर सकते हैं, और आइंदा आपको जब कभी भी रिवाइज करना है या आप खुद पढ़ सकते हैं या आप कुछ खास पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर आपको पसंद आ गया।